बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ आ गए हैं। टीएमसी की टूट, टीएमसी की फूट और टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से क्या अब जाने वाली है, इसकी पूरी खबर आपने देखी। उनके ज्यादातर विधायक जो हैं अब वो विद्रोही हो चुके हैं और उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व नेता ने अभी ये क्लेम भी किया है कि वो स्पीकर के पास जाकर ये कहेंगे कि इस पहले जो हमारे नाम पर जिसको नेता विपक्ष बनाया गया वो फ्रॉड था, वो फ्रॉड किया गया था और अब हम चुनेंगे अपना नेता विपक्ष। और फिर क्या ये बात पार्टी के सिंबल तक, पार्टी तक भी जाएगी, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसे अजीत पवार ने अपनी पार्टी के साथ किया, जैसा एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया। क्या ऐसा यहां भी होगा और बड़े नाम और क्या निकलेंगे? चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर के साथ किया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ये होता है और होता हुआ दिख रहा है तो इसका आगे का क्या दिखाई देती है तस्वीर? अंकगणित क्या होगा? अंकगणित, ये अंकगणित के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस अंकगणित में एक पार्टी और जोड़ लीजिए, वो है डीएमके। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात नहीं रह गई है, ये सब मुमकिन हो गया है। ये सब बातें चल रही हैं। किस लिए चल रही हैं? बीजेपी जो काम अभी चुनाव के बीच में नहीं कर पाई, महिला रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल, वो काम वो दोबारा करने की ठान चुकी है। और यह पक्की खबर है कि जल्द ही एक बार फिर महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये तीनों बिल संसद में लाए जाएंगे। और इसमें पहला प्रयास डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पड़ा हुआ है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है सरकार, डिलिमिटेशन को लेकर के बहुत गंभीर है। डिलिमिटेशन होगा तो देश में 850 सांसद हो जाएंगे, विधायक बढ़ जाएंगे, सारी बाउंड्रीज जो हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो रीड्रॉ होंगी। और यही विपक्ष ने कहा था कि ये महिला आरक्षण नहीं, इस बहाने अपने मनमाफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना चाहती है बीजेपी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पास तब नंबर नहीं थे। सीधी सी बात, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, डिलिमिटेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी। लेकिन जब महिला आरक्षण ही नहीं पास हो पाया तो उस वक्त डिलिमिटेशन उनका बिल उन्होंने मूव नहीं किया था। लेकिन अब 2/3 की लड़ाई कैसे पूरी होगी? इसीलिए बंगाल, अगर वो महाराष्ट्र मॉडल पर है, इसीलिए डीएमके, उसीलिए 7 आम आदमी पार्टी के 7 आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में 2/3 के बहुत करीब एनडीए जो है लगभग पहुंच चुका है 2/3 के करीब। तो वहां वो, और अब इसकी तैयारी लोकसभा में की जा रही है। लेकिन यह भी खबर है कि यह काम बीजेपी तभी करेगी, मतलब यह बिल अब तभी मूव करेगी जब सारे नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में डीएमके के नेताओं को कोट करके खबर दी गई, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं उसका, ये बात कोई हवाई बात नहीं है। डीएमके के नेताओं ने यह क्लेम किया है कि हां, हमसे संपर्क किया गया है और हम इशू बेस्ड सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। पूछा गया कि आप तो इसके सख्त खिलाफ थे डिलिमिटेशन के, कि दक्षिण के राज्यों का, खासकर तमिलनाडु का जो हक है वो नहीं मारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमको गारंटी दे दी जाती है कि हमारे हितों का ख्याल रखा जाएगा तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन राहुल जी ने जगह दे दी नहीं, ये जगह राहुल गांधी ने दी। असली बात उसको देखिए ना कि ये डीएमके के साथ, डीएमके के बीजेपी के या एनडीए के साथ आने का स्पेस राहुल जी ने बनाया। एक तेलंगाना में, तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए अपने 5 एमएलए के साथ एक बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने, और एक बड़ी पार्टी को, सेकंड या थर्ड ऑपोजिशन पार्टी है, थर्ड। विजय जी, सौरभ जी उसी बात को दोहरा रहे हैं। विजय जी आप ही बोलिएगा कि राहुल गांधी ही भारतीय जनता पार्टी के जीत के बहुत बार कारण बने। रामचंद्र गुहा वाली बात, वो तो रामचंद्र गुहा ने भी बहुत सारी बातें बोल दी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेस डीएमके को राहुल गांधी ने दे दी। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस मतलब डीएमके के साथ रहती तो शायद ये काम मुश्किल होता, उनको निकलना वहां से मुश्किल होता। अब आपने एक एक्सक्यूज दे दिया, आपने स्पेस कर दिया कि भाई आप फ्री हैं तो वो वहां चले जाएंगे। और ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है भैया। और ये तो होम मिनिस्टर ने पहले भी कहा है, कई बार बात कही कि भाई किसी का भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की किसी भी राज्य के कोई जो नंबर है या डिफरेंस ऑफ नंबर्स जो है, परसेंटेज ऑफ जो एमपीज है, वो बदलाव नहीं होने वाला। और ये तो उनको पता भी है। 22 लोकसभा सांसद है डीएमके के। हाँ, कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। तो वो, और इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, मतलब कि ये काम किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा, हाँ हमने भी सुना है कि सरकार ऐसा करना चाहती है दोबारा, लेकिन एक बार पहले वो ये स्टंट करके देख चुकी है, वो कामयाब नहीं हुई। देखते हैं इस बार क्या होगा। Seems to have been reopened according to the media. We have not been approached by the government, and to the best of my knowledge there is no formal consultation process going on. The government knows when they tried this stunt just a short while ago,
they did not get it through, even come close to a two-thirds majority. They think that because of the election results, there might be some change and that there might be a different kind of mathematics in the parliament. Good luck to them. I'm not convinced at all that this is going to give them a very different result. ठीक है, वो तो खुद कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद हो सकता है कुछ गणित की रंग रूपरेखा जो है वो बदल गई। समीर जी, क्या खबर है? देखिए, क्या लगता है क्या सरोज जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई थी? किस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर, मुद्दों पर किस तेजी से आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीते और विपक्ष का जो सुपड़ा साफ होते चला गया है। आज विपक्ष का है, ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जो डीएमके भारतीय जनता पार्टी और सनातनी खत्म करने की बात करता था, जो कहता था कि भी प्रधानमंत्री मोदी को हम किसी भी हालत में सत्ता से हटा देंगे, आज वो इश्यू पे समर्थन देने के लिए तैयार हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई अभी कम्युनिस्टों के सिर्फ 2 राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी अभी टेन्योर खत्म हो रहा है, एक बचा रहेगा, वो भी कह रहा है कि इश्यू बेस्ड समर्थन मैं भी दे दूंगा। तो अगर कम्युनिस्टों को लोग समर्थन देने के लिए आ गए तो आज समझ में आ रहा है कि देश के अंदर किस तरीके से हवा बह रही है, और जनता, सांसद और नेताओं के अलावा ये समझ रहे हैं कि देश की जनता किस दिशा की ओर जा रही है। बंगाल ने जो संदेश दे दिया, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं लोकसभा के अंदर हारा हूं इस बिल को, मैं अपना हिम्मत नहीं आ रहा हूं, मैं फिर लौटूंगा। तो मुझे लग रहा है उसकी तैयारी बता रही है प्रधानमंत्री मोदी। तो मुझे जो बातचीत में पता लगा वो ये कि 2029 महिला आरक्षण के साथ ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ये कोशिश बीजेपी नहीं छोड़ेगी, और वन नेशन इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर दी कि 2029 में कम से कम 20 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, और यह तय कि प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक ही है ये, और क्या नंबर भी हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नंबर हो जाएंगे तभी आएगा, जो आपने पहले कहा वही सही है, लेकिन हो क्यों नहीं जाएंगे? अगर जो फॉर्मूला है, जो तय तरीका है उससे होगा तो तमिलनाडु का भारी नुकसान होने जा रहा है। डीएमके जिस तरह से विजय के सामने एक अलग किस्म की चुनौती से जूझ रही है, उसको ये संदेश देना जरूरी है कि हम कम से कम अपने लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नंबर्स हैं, जो सांसद चुनकर जाएंगे, विधायक चुनकर जाएंगे, उसके लिहाज से वहां खड़े हैं। अगर वो कहेगी कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस एक लाइन का मतलब हुआ कि आने वाले समय में जितने बिल, कानून, जो भी अधिनियम जो सरकार लेकर आएगी उसके वो साथ खड़े हो रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी ने बहुत गंदे तरीके से गठबंधन तोड़ा है। एक होता है ना कि आप उसको गुड फेथ में, आप ट्रस्ट में लेते हैं, लेकिन गंदे तरीके से उनको इसी में खुशी हो गई कि वो विजय कभी एनएसयूआई में ज्वाइन करने के लिए आया था, और कभी विजय हमारे साथ आना चाहता था, तो आज एक बराबर की कुर्सी मिल गई, उस पर वो खुश हो गए। लेकिन लॉन्ग रन में देखें तो अगर ये तमिलनाडु में जो घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा है वो होगा, तो इसमें कांग्रेस के लिए भारी नुकसान है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि रास्ता तैयार हो रहा है। साउथ में तमिलनाडु और केरलम का रास्ता तैयार हो रहा है। और अभी अगर देखें तो मतलब पता नहीं क्यों बार बार वही फोटो आ जा रही है, जो भाई साहब आ रहे हैं, जो हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो ये तो लोगों के मन में जो कहते हैं ना कि भय और पैदा कर रहे होंगे। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिनको जिनको ये लग रहा था ना कि वो राजनीति 240 वाली है, वो अब तो चलेगी नहीं, अब वो दिख रहा है कि 272 तो हो ही जाने वाला है, और हमको लगता है सिब्बल जल्दी ही फिर बयान देंगे। दिस इज नॉट माय इंडिया। आप जिसे भय कह रहे हैं, सरकार का तो उसमें भरोसा है। सिब्बल साहब अभी फिर से बोलने वाले होंगे, दिस इज नॉट माय इंडिया। हर्षवर्धन जी, नहीं, साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा शायद आई एम अशेम्ड टू लिव इन अ कंट्री। हर्षवर्धन जी, क्या राहुल गांधी ये बोलना छोड़ देंगे कि मोदी सरकार 1 साल में गिर रही है, कि फिर भी बोलते रहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको अमित शाह की फोटो लगा लेनी चाहिए, तो थोड़ा सही। वैसे 8 जून को समीर जी को, मैंने समीर जी ने खबर दी थी 8 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, लेकिन नाम आपने 4 ही बताए थे, उसमें राहुल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, 4 ही बच रहे हैं इंडिया गठबंधन में। उन्हें आगे और कितने बचेंगे, इसमें भी 8 बचेंगे जून तो आने दीजिए ना। नहीं, जो हैं उनकी हैसियत देखिए कि कहां पर आकर के पहुंच गई है। ये जितने भी रीजनल छत्रप थे वो करीब करीब आज के दिन में सब सफाया हो चुके हैं। ममता बनर्जी से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के जितने भी हैं साहब, कांग्रेस के साथ जो जो खड़े थे, वो सारे क्षेत्रीय पार्टियों। इतनी भीड़ आज ममता जी ला पाएंगे क्या? सॉरी सर, एकदम तस्वीर नहीं, देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी उनकी बाल जो बांस उस जो टेंट उंट जो टांग रहे थे सब उखाड़ दिया है सर। भीड़ सरकार ने सांसद आएंगे क्या? सांसदों को बुलाया ममता बनर्जी? आज देख लीजिए कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, एक देश के एक बहुत वरिष्ठ वकील ने, जिक्र नाम नहीं जिक्र करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, आप लोगों ने कई बार, मैं तो मुंह से निकल जाता था, लेकिन आप लोग, विजय जी ने इतनी बार हमको चेतावनी दी है, धमकी दी है कि उसका मैं अब ख्याल रखता हूं, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा कि
आई एम ashamed ऑफ दैट आई एम लिविंग इन दिस काइंड ऑफ इंडिया। उनको जब संदेश खाली हो रहा था तब शर्मसार नहीं होने था। जब आरजेकर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था और उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए तब उनको शर्मसार नहीं हुआ था। जब 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को खींच करके उनकी जंगाओं पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे तब कपिल सिब्बल को शर्मसार नहीं होना चाहिए था। उसके लिए कभी कपिल सिब्बल के आंखों में पानी और आंसू नहीं ढलके। मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ, जो आज हो रहा है उससे देश शर्मसार नहीं हुआ है। आप बोलते कि ममता डिक्टेटर की तरह काम करे, आज जो ममता भुगत रही हैं वो अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। सर ये बताइए, डिमिलिटेशन, महिला आरक्षण, क्या ये एक लाइन मैं बोल देता हूं कि महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से एजेंडे पर है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द, मैं उसको आगे कह बहुत जल्द 272 का आंकड़ा, नरेंद्र मोदी किसी एजेंडे पर आगे जाके पीछे लौटे ही नहीं लौट, बिल्कुल और लौटे तो आप यकीन मानिए कि वो फिर से करने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं। आपकी एक लाइन नहीं, केवल एक लाइन। वो हर्ष जी ने अमित शाह जी के लिए टिप्पणी कर दी थी कि उनका भय जो है वो, उससे बहुत सारी चीजें होती है। मैं कह रहा हूँ कि उनका भय हो सकता है, नहीं, सरकार का उनमें सबसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, मैं भय और भरोसा को, भय और भरोसे पे आ गए। पक्षियों को भय है, भरोसा रखो। हाँ, भरोसा करो। सरकार का भय भरोसा दोनों एक साथ है। भय उधर के लिए, भरोसा। चलिए देखिए, अब ये तो कहानी है, बहुत बड़ी बनेगी अब आगे जाकर के। सर, रावण के हृदय में भय तो होना ही। सर आगे एक और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी जी ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया है। योगी जी जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, वो कई बार कोई मजाक में कोई कहता ना, अरे कोई तो रोक लो, तो वो अवस्था में वो जा चुके हैं। वो जहां जाके बात कर रहे हैं, जिस पिच पे, जिस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि बीजेपी की चुनाव की पिच यही है। अब उन्होंने कल बहुत कुछ कहा था, उन्होंने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। वहां उन्होंने कहा है कि अब दिमागी बुखार की बीमारी ऐसे ही खत्म हुई है जैसे यूपी में माफिया खत्म हो गए। फिर आगे योगी बोलते हैं कि हमने मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त कर दिया। मच्छर बीमारी फैलाता था, माफिया बेरोजगारी फैलाता था। आज कुशीनगर में जोरों से विकास चल रहा है। उन्होंने कहा अब फाजिल नगर का नाम पावागढ़ होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि माफिया और गुंडों को समाप्त करता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है, हर बेटी सुरक्षित हो, हर हाथ में काम हो, यह हमारा प्रयास है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। तो ये योगी जी ने आज बोला, लेकिन कल क्राइम के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो देखने को भी मिला। पुलिस ने कैसे तुरंत एक्शन लिया। गाजियाबाद में एक मर्डर हुआ, सूर्या का नाम के एक लड़के का, नाबालिग लड़के का चाकू मारकर, असद नाम के कहा जा रहा है उसी का दोस्त पड़ोसी, उसने चाकू मार के उसकी हत्या की और 24 घंटे के अंदर असद का एनकाउंटर हो गया। असद के पिता समेत 3 आरोपी जेल में, और कहा तो ये जा रहा है कि इसके पिता ने उससे कहा था कि इसका काम तमाम कर दो। अभी एक आध आरोपी की और तलाश जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कल इसकी भी बात की थी और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो गई। वहां जाकर मुनादी की गई और उसके बाद एक नोटिस वहां पर चिपका दिया गया कि अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाए। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन उस मकान को भी गिरा देगा जो आरोपी का घर है। और अब योगी आदित्यनाथ ये बात करते हुए कल कह रहे थे कि ईद के दिन दोस्त ने छुरा घूंपा, इसका मतलब क्या है? हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है,
किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं। बस मेहमानों के पास जाओ, उससे पहले जहां ये सारी घटना हुई, अब तो वीडियो भी आ गया, जैसे उस बच्चे को उसको छुरा मारा गया था। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए ठीक वहीं से, ये गाजियाबाद का इलाका है। अभय, अब क्या कार्रवाई आगे होनी है? और आप वहां लोगों से बात कर रहे होंगे, मैं ये भी जानना चाहता हूं लोग क्या कहना चाहते, दोनों पक्षों के लोग, क्योंकि वहां हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी साथ साथ रहती है, दोनों पक्षों के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सौरभ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त हम खोड़ा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से आगे कुछ कदमों की दूरी पर घर है, सूर्या का घर, जहाँ पर सूर्या का परिवार रहता है। असद का घर भी पास में ही है। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त लगी हुई है, ना केवल लोकल पुलिस है बल्कि आरआरएफ की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस पूरे खोड़ा इलाके के अंदर लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि अब से थोड़ी देर में यहाँ पर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पहुंचने वाले हैं। ये आप देखिए, पूरी पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद एक ब्रीफिंग की जाएगी। आज जितने भी अपराधी हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, उसके बाद एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को यह भी मौका दिया जा रहा है कि वो खुद ही थाने में आकर अपनी बातें बता दें और आगे से वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर असद के घर के बाहर तो पहले से ही एक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया था, लेकिन अब उसमें समय भी दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अपना अवैध कब्जा खुद हटा लें, अगर नहीं हटाएंगे तो उस पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। आज इस इलाके के अंदर जितने अपराधी हैं, क्योंकि असद के अलावा शारिक नाम का एक और शख्स बताया जा रहा है, कुछ और अपराधी बताए जा रहे हैं, उनके घरों पर एक टीम जो है वो पैदल मार्च करेगी और देखेगी क्या क्या कहीं कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। ये जो तस्वीरें आपने अभी अभय दिखाई हैं, तो यही बता रही हैं कि सख्ती कितनी है और हर प्रिकॉशन भी बरता जा रहा है, तभी इतनी फोर्स इस वक्त वहां पर है जब वहां बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका। मैंने कुछ लोगों के वहां बयान सुने थे, तो ऑब्वियसली हिंदू कम्युनिटी तो कह रही है भी बहुत गलत हुआ और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे थे कि हत्यारा था वो जिसने मारा और उसका एनकाउंटर हो गया, उसके भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये घर नहीं टूटने चाहिए, इनके परिवार वालों को इसका सिला नहीं देना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि वो अवैध कब्जा है तो घर क्यों नहीं टूटना चाहिए? पिता के कहने पे तो महाराष्ट्र बेटे और दूसरी बात जो समीर जी ने कहा, बिल्कुल उनके पिता आरोपी हैं इसमें, उनको जेल में डाला गया है और ये आरोप यही है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को कहा कि भाई इसकी बलि दो, इसको जरा बताओ कि कैसे बकरीद पर बलि दी जाती है। तो बलि चढ़ा दी गई, एक हिंदू की बलि चढ़ा दी गई। कोई यदि उसने कोई ऐसी गंदी प्रतिक्रिया दी होती, बकरीद पर कुछ कहा होता, इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां, गंदी टिप्पणियां की गई होती, तब तो बात भी समझ में हत्या तो कोई कैसे कर सकता है। नहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कोई प्रोवोकेशन। आप कहते हैं कि हमारे नबी के बारे में आप कुछ बोलेंगे, हमारे शास्त्रों के बारे में वो कहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चलो वो भी बात समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो आपको दहशत फैलाने के लिए ये काम करना क्या आवश्यकता एक हिंदू की हत्या कर दी जाए? आप पूरी तरह समर्थन में, हर तरीके की सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से। एक काम और हो रहा है जो पहले आमतौर पे हमने ये अभी रिसेंटली देखना शुरू किया, पहले इतना नहीं होता था, होता भी होगा तो अभी एक इलाके में होली के दिन एक हिंदू शख्स की हत्या हो गई थी, तो वहां भी सब कार्रवाई हुई, लेकिन उस पर आपने ये देखा कि वहां आज अब यहां भी जहां भी ऐसा कोई प्रकरण होता है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदूवादी
संगठनों से जुड़े हुए लोग, इंडिविजुअल्स, वो पहुंचने लगे हैं। और फिर वो मतलब वो पूरे इलाके के अंदर फिर वो एक अलग किस्म का माहौल बन जाता है। नहीं, देखिए, प्रोवोकेशन हो या ना हो, मैं इससे कोई बहुत सहमत नहीं हूँ कि प्रोवोकेशन नहीं था प्रोवोकेशन था तब भी, प्रोवोकेशन नहीं था तब भी। हत्या को तो आप जायज़ ठहरा नहीं सकते, उस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें मतलब मैं प्रोवोकेशन को भी एक्सक्यूज के तौर पे नहीं लेता। प्रोवोकेशन भी आपको हत्या के लिए ये एक्शन जस्टिफाइड है अब जो हो रहा है जितना? नहीं, मैं कानून के हिसाब से होना चाहिए शब्दों जो के उसके हमेशा ही प्रोवोकेशन पर तो विजय जी, शब्दों justified के रहता है। प्रोवोकेशन पर तो कहा गया कि भाई आपने पूरे देश में अफरा तफरी चलिए का छोड़िए माहौल सर, उस पैदा बात कर को दूसरी दिया। बात, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बिना प्रोवोकेशन के भी हत्या, और वो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोवोकेशन था तब भी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये जो आपने कहा कि भाई हिंदूवादी संगठन आ जाते हैं, उससे सरकार के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी होती है और सोसाइटी के लिए भी परेशानी होती है कि जब कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लीगल तरीके से चलने देना चाहिए। और ये जो हो रहा है कि भाई अवैध कब्जा था, मैं तो इस पर हमेशा से ये कहता हूँ जो कानून का रास्ता हो उसको अपनाना चाहिए। तो सारी कॉलोनी अवैध है। हाँ, तो फिर कानून, तो वही मैं कह रहा हूँ। खोड़ा तो आप गए होंगे। हाँ, तो खोड़ा गए तो वो वहां पर या तो पूरी कॉलोनी को कर दे ध्वस्त। लेकिन अब ये एक्सट्रीम तरीके का अब ये होता ही, अभी तो होता ही है अपराधी के साथ। इसमें कोई नया कुछ हो नहीं रहा। अभी जब योगी जी का बयान हम सुना रहे थे, चोरी और सिनाजोरी दोनों। अभी जब योगी जी का बयान सुना रहे थे हम, तो प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि ऑडियंस जो वहां सामने बैठे हुए थे लोग, उनका साउंड, उनका वो सुनिए रिस्पॉन्स जो था, जैसे ही उन्होंने गाजियाबाद का नाम लिया तो शोर गूंजा। ये आपको यूपी का टेम्परेचर बता रहा है। बिल्कुल त्रिपाठी जी नहीं, यूपी का टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन हम लोग एक मूल बात को अभी भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो खबरें आई वो ये आई कि इसको, ये दोस्त था, असद का दोस्त था सूर्या। हाँ बिल्कुल। दोस्त को बुलाया, बकरीद के दिन बकरा काटते हुए उसको दिखाया। वो नहीं देखना चाहता था, वो उस देखने की स्थिति में नहीं था, उनकी मंशा कुछ और थी, और उसके बाद उसको उसी तरह से मार दिया गया। अब आप इसको सोच कर देखिए, हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं और तब जब हम कहते हैं तो हमको फिर दूसरी तरह से समझाया जाता है कि इस देश में कितने मांसाहारी होना अलग चीज है, घर में बकरा काटना, बच्चे को इस तरह से खून खराबे के लिए तैयार करना, चाकू से हलाल करना उसको सिखाना, और उसके बाद फिर वो अपने दोस्त को बुला के उसी तरह से मार दे। और कमाल की बात कि उसका समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता कहता है कि वो तो उसकी बहन के साथ उसके रिलेशन थे इसलिए हुआ। अब खबर आ रहा है बहन की तो उसके बहुत पहले शादी हो गई थी। यानी इस देश में जिस तरह का, और ये मुसलमानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, उनके घरों के बच्चे अगर ऐसे जिसको कहते हैं ना कि खून कर रहे हैं, ऐसे हिंसक हो रहे हैं, तो जरा सोचिए। सर समीर जी, एक शॉर्ट रिएक्शन। इमरान मसूद ने भी, जो एक कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस एनकाउंटर पर यह बोला है कि भाई यूपी में तो एनकाउंटर धर्म और जाति देख करके होते हैं, इसमें क्या नया है? जो भी अपराधी होगा मारा जाएगा। आपको याद है ना वो पुलिस वालों को मारने वाला, वो क्या नाम था उसका, शुक्ला, विकास दुबे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ना। तो जो भी क्राइम करेगा, अपराध करेगा, योगी सरकार में बचेगा नहीं, ये सिद्ध हो गया। 2017 से योगी जी का प्रशासन देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस कम्युनिटी के लोगों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई यहाँ योगी का शासन है, यहाँ आप क्राइम करोगे पूरा परिवार उसको भुगतेगा, पूरा लोगों को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि योगी के शासन के बाद भी अगर ये लोग सुधर नहीं रहे कि किस तरीके से, कि विपक्ष की सरकार हो तो आप समझ में आता है कि भाई हम कुछ भी कर देंगे तो कोई हमें कुछ करने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है लॉ एंड ऑर्डर की, वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, अभी भी समय है कि सब सुधर जाए। इस तरीके से जो हत्याकांड वैसे जनरलाइजेशन की हमेशा ही हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जनरलाइज ना करें। लेकिन योगी जी ने कहा, ये कहा कि जो तुम्हारे शायद नालायक हैं, जो लोग जो नालायक हो गए, परिवार उनको बताएं। बिल्कुल बताना चाहिए ना, बिल्कुल बताना चाहिए ना पेरेंट्स को कि भाई आप हरकत मत करो, पूरा परिवार नहीं करना चाहिए। जनरलाइज किसी कम्युनिटी के लिए जनरलाइज करना ठीक नहीं है। सर ब्रेक का समय हो गया, सर ब्रेक का समय हो गया। और देख करके ही तो आप मारे हैं। सर बकरा काटने वाला सूर्या को तो धर्म देख करके ही मारा गया ना सर। ये तो फिर बहुत लंबी है, फिर नहीं, बात लेकिन करेंगे। ये तो आप घरों में आज के समय में ऐसा बर्बर बनाएंगे तो क्या हो।